हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फिर स्वागत है आप सबका हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 21। चारों ओर रोशनी फैली हुई थी, तेज गर्माहट से भरी तीखी रोशनी। मैंने कुछ और कीमती पलों तक उसे अपने से परे रखने की कोशिश की, पर चमक इतनी ज्यादा है कि मुझे जागना ही पड़ा। एक शानदार रोशनी से जगमगाते सियाटल ने मेरा स्वागत किया। पूरी खिड़कियों से आने वाली रोशनी कमरों में पसरी हुई है। हमने कल रात खिड़कियां बंद क्यों नहीं की? मैं क्रिश्चियन ग्रे के विशाल पलंग पर उसके बिना लेटी हूँ। मैं कुछ पल वहीं लेटी खिड़कियों से सियाटल के आकाश को घूरती रही। बादलों की दुनिया कितनी अवास्तविक लगती है। एक फैंटेसी, जमीन से उठा हुआ, हवा में खड़ा एक किला, जिंदगी की हकीकत से कहीं परे, भूख, उपेक्षा और दुष्ट मान्यताओं से कहीं परे। मैं सोचने लगी कि एक बालक के रूप में उसका जीवन कैसा रहा होगा। मैं समझ सकती हूँ कि वो यहाँ इस आलीशान कला के नमूने में सुंदर कलाकृतियों से घिरा अकेला क्यों रहता है। वो इस दुनिया से बहुत दूर है जहां से चला था। मैंने त्योरी चढ़ाई, क्योंकि अभी तक समझ नहीं आया कि वो अपने आप को मुझे छूने क्यों नहीं देता। मैं भी खुद को इस किले नुमा घर में बड़ा अजीब महसूस कर रही हूँ। मैं हकीकत से परे हूँ। मैं इस फैंटेसी घर में अपने फैंटेसी बॉयफ्रेंड के साथ फैंटेसी सेक्स का आनंद ले रही हूँ। हालांकि हकीकत ये है कि वो मुझसे एक बेहुदे एग्रीमेंट पर साइन चाहता है। वैसे उसने कहा है कि वह अधिक देने की कोशिश करेगा। मैं इस बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे इस बात का मतलब पूछना होगा, तभी अंदाजा लगा सकूंगी कि हम दोनों अभी भी झूलों के अलग अलग छोर पर हैं या थोड़ा बहुत करीब आए हैं। मैं शरीर में अकड़न के साथ पलंग से कूदी और आंखें नचाई। वैसे मैंने देख लिया था कि वह सन के आसपास तो नहीं है। मैंने तय किया कि उसकी निजी ट्रेनर से बात करूंगी। अगर मैंने हस्ताक्षर किए तो मेरे भीतर बैठे लड़के ने आंखें तरेरी। बेशक तो साइन करेगी। मैंने उसे अनदेखा किया और बाथरूम का छोटा सा दौरा करने के बाद बाहर आ गई। फिर मैं क्रिश्चियन की खोज में निकली। वो अपनी आर्ट गैलरी में नहीं है, पर एक सुसंस्कृत से दिखती मध्यम आयु की महिला रसोई साफ करती दिखी। मैं उसे देखते ही वहीं अटक गई। उसके छोटे लाल बाल और सुंदर सी नीली आंखें हैं। उसने नीली तंग व लंबी स्कर्ट के साथ सफेद कमीज पहनी है। मुझे देखते ही बड़ी मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग मिसेस स्टील, क्या आप ब्रेकफास्ट लेना चाहेंगी? उसके सुर की गर्माहट में व्यावसायिक लहजा है। मैं दंग हूँ। क्रिश्चियन की रसोई में महिला कौन है? मैंने सिर्फ क्रिश्चियन की टी शर्ट पहनी है और मैं कपड़ों की कमी के कारण खुद को असहज पा रही हूँ। आई एम सॉरी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने अपने स्वर में छिपे उद्वेग को छिपाते हुए कहा। ओह, आई एम सॉरी, मैं मिसेस जोन्स हूँ, मिस्टर ग्रे की हाउसकीपर। उनके रसोई और घर की व्यवस्था मैं ही देखती हूँ। ओह, कैसी हैं आप? मैम, क्या आप नाश्ता लेना चाहेंगी? मैम, थोड़ा चाय चलेगी, थैंक्स। क्या आपको पता है कि मिस्टर ग्रे कहाँ है? वे स्टडी में हैं। थैंक यू। मैं डरते डरते उसी ओर चल दी। क्रिश्चियन भूरे बालों वाली आकर्षक औरतों को ही काम पर क्यों रखता है? मेरे दिमाग में जाने क्या क्या घूमने लगा। क्या वे सब उसकी पुरानी सेक्स गुलाम हैं? मैंने इस सोच को परे झटकने में ही भलाई समझी। दरवाजे में धीरे से झांक कर देखा तो वो खिड़की की ओर मुंह किए हाथ में फोन लिए खड़ा था। काली पैंट और सफेद कमीज पहने। क्रिश्चियन के बाल अभी गीले हैं, शायद कुछ देर पहले ही नहाया होगा। मैं अपनी नकारात्मक सोच से बुरी तरह हिल पड़ी हूँ। जब तक उस कंपनी के P&L में सुधार नहीं होता तब तक मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें भार नहीं उठाना। मुझे किसी तरह के झूठे बहाने नहीं चाहिए। मार्को से कहना कि मुझे फोन करे, अब तो अति हो गई है। हाँ, बर्नी से कहो कि वो प्रोटोटाइप ठीक है, पर मैं अब भी यकीन से नहीं कह सकता। बस कुछ कमी है। आज दोपहर को मैं उससे मिलूंगा। उसकी टीम भी आ जाए तो बेहतर होगा। हाँ,
लाइन फिर से एंड्रिया को दे दो। उसने इंतजार किया। दुनिया का शहंशाह खिड़की से बाहर देख रहा और आकाश में बने किले से नीचे जा रहे लोगों को निहार रहा है। एंड्रिया, उसने नजर उठाते अचानक ऊपर की ओर देखा। उसके प्यारे से चेहरे पर भीनी सी मुस्कान खेल गई। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकी। बेशक वह इस ग्रह का सबसे मूर्ख मर्द है। नीचे से जा रहे लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। भीतर बैठी लड़की चिढ़ गई। अभी तो वो मेरा है। अचानक ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बात करता रहा पर उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी रहीं। आज सुबह कोई मीटिंग मत रखना, पर बिल से कहो कि मुझसे बात करे। मैं 2 बजे के करीब आऊंगा। मुझे आज दोपहर मार्को से बात करनी है। उसमें आधा घंटा लगेगा। उसके बाद या कल बढ़ने की टीम को बुला लो और इस सप्ताह रोज क्लॉड से मिलने का समय रखना। उसे इंतजार करने को कहो। अरे नहीं, मैं डार्फर के लिए कोई प्रचार नहीं चाहता। शाम को बोलो कि देख ले। नहीं, कौन सा इवेंट? अगले शनिवार को। रुको, तुम जॉर्जिया से कब आओगी? उसने पूछा। शुक्रवार। उसने बातचीत जारी रखी। मुझे एक और टिकट चाहिए। मेरी डेट है। हाँ एंड्रिया, मैंने यही कहा, एक डेट है। मेरे साथ मिस एनास्टेशिया स्टील होंगी। बस हो गया। उसने फोन रख दिया। गुड मॉर्निंग मिसेस स्टील। मिस्टर ग्रे। मैं शर्माते हुए मुस्कुराई। वो उसी अदा के साथ चलता हुआ डेस्क तक आया और मेरे आगे खड़ा होगा। फिर अपने हाथ के पिछले हिस्से से मेरे गाल सहलाए। तुम इतनी गहरी नींद में थी कि जगाने का मन ही नहीं हुआ। अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी। मैं तो नहाने जाने से पहले हेलो कहने आई थी। मैंने उसे घूरा और आंखों ही आंखों में से पी लिया। वो आगे झुका और प्यार से चूमा और मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैंने उसके गले में बाहें डाल दी और मेरी उंगलियां उसके गीले बालों में घूमने लगी। मैंने अपने शरीर को उसकी ओर धकेलते हुए चूमा। वह इस बर्ताव से पल भर के लिए हैरान तो हुआ, पर फिर उसे भी तैयार होते देर नहीं लगी। मैं उसे पाना चाहती थी। हम दोनों ने गहरे आवेग से भरा चुम्बन लिया। हमारी जीभें आपस में टकराई और उसकी आंखें बंद हो गईं। लगता है कि नींद कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई। यहाँ से जाओ वरना इसी डेस्क पर मुझे मजबूरन। उसने कहा। मैं तो डेस्क के लिए तैयार हूँ। मैंने हौले से कहा। पूरे शरीर में सरसराती चाह को महसूस किया। उसने मुझे एक पल से भी कम समय के लिए घूरा। मिस स्टील, लगता है आप यहाँ का भी स्वाद लेना चाहती हैं। तुम तो दिन ब दिन अधीर होती जा रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही स्वाद चखना चाहती हूँ। किसी और चीज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, केवल मैं? वह इन शब्दों से झूम उठा और एक ही झटके में डेस्क का सारा सामान नीचे गिरा दिया और मुझे अपनी में बाहों में उठा डेस्क पर लिटा दिया। जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। यही चाहती हो तो बंदा हाजिर है। और फिर उसने अपना कॉन्डोम पहनकर मैदान में आने में देर नहीं लगाई। अगले ही पल हम उस सफर पर निकल पड़े जिसकी मंजिल पर पहुंचने के बाद मुझे अपनी भी सुध नहीं रहती। उसकी जुनून और अधिकार भाव से भरी हुई आंखें मुझ पर टिकी थी। बेशक वो प्यार नहीं था, ये तो जिस्मों का नाता था। मैंने अपनी आंखें बंद की ताकि सुख की उस चरम सीमा तक जा सकूं जहां देह का रोम रोम तृप्त हो जाता है। उसने प्रक्रिया पूरी होते मुंह से आ निकाली और मैं भी उस बिंदु को छूकर लौट आई। मानो मैंने सूरज को छुआ और झुलसकर धरती पर आ गिरी। वो एक ही झटके में मुझसे अलग हो गया, लेकिन मुझे खुद को संभलने में समय लगा। हद है ना, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? उसने हाफते हुए मेरी गर्दन में अपनी नाक रगड़ी। मैंने उसके आसपास अपनी टांगों का घेरा कस दिया। तुम मेरी हो। उसके चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए और मुझे थोड़ा चौकन्ना होना पड़ा। उसने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, तुम मेरी हो, समझ गई ना? मैं समझ नहीं पा रही कि उसे ये सब क्यों कहना पड़ रहा है। ये कैसी असुरक्षा है, या फिर उसे मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, मैं हौले से बोली। क्या तुम्हारा जॉर्जिया जाना तय है? मैंने धीरे से हामी दी।
उसी एक पल में मैंने उसके भावों को सिर से पैर तक बदलते देखा। अचानक ही वह परे हट गया। क्या तुम कुछ महसूस कर रही हो? हाँ, थोड़ी सी बेचैनी। बेशक, होना भी यही चाहिए, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम किसके साथ थी और यहाँ मेरे अलावा कभी और किसी की याद ना आए। उसने मुझे चिबुक से थामा और चूम लिया, फिर हाथ देकर खड़ा किया। मैंने अपने पास फटे फॉइल पैकेट को देखा। हमेशा तैयार रहते हो? उसने मुझे पैकेट उठाते देखा तो बोला, है ना, इंसान को सपने तो देखने ही चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या पता कब और कहाँ कौन सा सपना सच हो जाए। वो कितना अलग तरीके से बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। सेक्स के बाद चेहरे पर आया उल्लास खुलने लगा है। इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? तो क्या डेस्क पर यह सब करना तुम्हारा सपना था? मैंने हमारे बीच के तनाव को घटाने के लिए पूछ लिया। उसने एक अजीब से मुस्कान दी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं समझ गई कि वह पहले भी दूसरी सेक्स गुलामों के साथ ये सब कर चुका है। इस सोच से मन कसैला हो गया। मैं अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी। मुंह का स्वाद बिगड़ गया था। बेहतर होगा कि मैं नहा लूं। मैं उसके पास से जाने लगी। उसने त्योरी चढ़ाकर बालों में हाथ फेरा। मुझे 2 कॉल करने हैं, तुम नहा कर आओ, नाश्ते की मेज पर मिलते हैं। शायद मिस जोन्स ने तुम्हारे कपड़े भी धोकर इस्त्री कर दिए होंगे, वे अलमारी में हैं। क्या? हद हो गई, उन्होंने ऐसा कब किया? अरे कहीं हमारी बातें भी तो नहीं सुनी होंगी। थैंक्स, वेलकम। मैं अभी डेस्क पर हुई घटना के लिए थैंक यू नहीं कह रही हूँ, हालांकि ये काफी। क्या? उसने मेरी त्योरी चढ़ी हुई देखी। क्या हुआ? मैंने आराम से पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा बर्ताव आम दिनों से ज्यादा अजीब था। मेरा बर्ताव अजीब? मैं ऐसा हूँ क्या? उसने मुस्कान देनी चाहिए। कभी कभी। वैसे मिस वैसे मिसेस स्टील, मैं तो आपको देखकर हैरान हूँ। क्यों? कह सकते हैं कि ये दावत तो अचानक ही हो गई। मिस्टर ग्रे, आनंद देना ही हमारा लक्ष्य है। मैंने उसी के शब्द से सुनाते उसी की तरह गर्दन को एक और झुका दिए। सही कहा, मुझे लगा कि तुम नहाने जा रही हो। ओह, वो मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। हाँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं मको की तरह उसके ऑफिस से निकल गई। वो उलझन में था। क्यों? जहां तक शारीरिक संपर्क की बात है उसमें तो कोई कमी नहीं थी, पर भावनात्मक तौर पर मैं उसकी प्रतिक्रिया से छिड़ी हुई हूँ, और वह सब भावनात्मक रूप से उतना ही भरपूर था जितनी कि मैं बूढ़ी माई के मीठे बालों में पौष्टिकता होती है। आप खुद ही अंदाजा लगा लें। मिसेस जोन्स अभी भी किचन में हैं। क्या आप अब चाय लेना चाहेंगी? मैं 2 मिनट में नहा कर आई, मैंने कहा, और अपना सफेद पड़ गया चेहरा लेकर कमरे में घुसी। नहाते समय यही सोचती रही कि आखिर उसे हुआ क्या था। मैं आज तक उससे ज्यादा उलझे हुए इंसान से नहीं मिली, और मैं उसके पल पल बदलने वाले मूड को भी नहीं समझ पाती। जब मैं स्टडी में गई तब तो वह ठीक लग रहा था। हमने सेक्स किया और उसका मूड बदल गया। नहीं, ये बात पल्ले नहीं पड़ी। मैंने अपने भीतर बैठी सयानी लड़की को देखा जो मुझे देखकर सीटियां बजा रही थी, और दूसरी लड़की तो अभी भी उसी नशे में थी। उससे तो कुछ पूछना ही बेकार था। वैसे हम में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तौलिए से बाल सुखाए, क्रिश्चियन की इकलौती कंघी से बाल संवारे और जूड़ा बांध लिया। केट की पोशाक धो के और इस्त्री करके मेरी अलमारी में टंगी है, और साथ ही धुले हुए इनरवियर भी हैं। मिसेस जोन्स तो कमाल है। मैंने केट के जूते पहनकर झट से पोशाक की सलवटें निकाली, गहरी सांस ली और बड़े कमरे में चल दी। क्रिश्चियन अब भी कहीं नहीं दिख रहा। मिसेस जोन्स पैंट्री के सामान की जांच कर रही हैं। मिसेस स्टील, चाय प्लीज। मैं मुस्कुराई। कुछ और लेंगी? नहीं थैंक्स। नहीं कैसे? तुम्हें नाश्ता करना ही होगा। मिसेस जोन्स ये नाश्ते में पैनकेक, बेकन और अंडे लेती हैं। क्रिश्चियन अचानक प्रकट हो गया। हाँ मिस्टर ग्रे, सर आप क्या लेंगे? ऑमलेट और कोई फल प्लीज। वो मेरे ऊपर से नजरें नहीं हटा पा रहा है। बैठो। उसने बार स्टूल की ओर संकेत किया। वो भी साथ आ गया। मिसेस जोन्स नाश्ता बनाने लगी। हे भगवान, कोई दूसरा हमारी बातें सुने, ये सोचकर हिचकिचाहट सी होती है।
तुमने एयर टिकट खरीद ली? नहीं, घर जाकर इंटरनेट से लूंगी। वो अपनी चिबुक मलता हुआ कोहनियों के बल झुक गया। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे नहीं। मैंने इस तरह बात की मानो किसी छोटे बच्चे को बहला रही हूँ। उसने एक भौं नचाई। थैंक्स, मेरे पास हैं। मैंने झट से गलती सुधारी। मेरे पास एक जेट है जो 3 दिन तक खाली, तुम चाहो तो उसमें जा सकती हो। मैंने उसे घूरा। बेशक उसके पास जेट है और मुझे अपनी आंखें नचाने की लत को उसके सामने रोकना होगा। मैं हंसना चाहती हूँ पर हंस नहीं सकती, कहीं बुरा ना मान जाए। हम पहले ही तुम्हारी कंपनी की संपदा का नाजायज फायदा उठा चुके हैं। मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहूंगी। ये मेरी कंपनी है, ये मेरा जेट है। लगता है कि उसके दिल को ठेस लगी। ओह, लड़के और उनके खिलौने। प्रस्ताव के लिए थैंक्स। मैं नियमित उड़ान से ही जाना चाहूंगी। ऐसा लगा कि वह अभी और बहस करना चाहता था, पर उसने इरादा बीच में ही छोड़ दिया। जैसा तुम चाहो, उसने आ भरी। क्या तुमने इंटरव्यू के लिए इतनी तैयारी की है? नहीं। अच्छा, अब भी नहीं बताने जा रही हो कौन से प्रकाशन गृह में जा रही हो? नहीं। उसके होठों पर एक जबरन मुस्कान आ गई। मिस स्टील, मुझे पता लगाने के सभी जुगाड़ आते हैं। मिस्टर ग्रे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या आप मेरा फोन ट्रैक करने वाले हैं? मैंने भोलेपन से पूछा। दरअसल आज दोपहर बिजी हुई, इसलिए किसी और को यह काम दूंगा। क्या वो मजाक कर रहा है? अच्छा, इस काम के लिए बंदा रखोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कंपनी के कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है। मैं मानव संसाधन प्रमुख को एक मेल करूंगा और वह सब पता लगा लेगी। उसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। ओह, शुक्र है इसकी हंसी तो लौटी। मिसेस जोन्स ने नाश्ता रखा और कुछ पल तक चुपचाप खाते रहे। वे पैन खाली करते ही वहां से निकल गईं। मैंने उन्हें कनखियों से जाते देखा। एनेस्टेशिया, क्या बात है? पता है, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हें छुआ जाना क्यों अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे का रंग उतर गया और मुझे अपना यह सवाल दोहराने पर अफसोस होने लगा। मैंने तुम्हें जितनी बात बताई उतना तो कभी किसी को नहीं बताया। उसकी आवाज सपाट थी। ये भी साफ है कि वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। क्या उसके कोई पक्के दोस्त नहीं है? शायद उसने मिसेस रॉबिन्सन को बताया हो। मैं पूछना चाहती हूँ पर पूछ नहीं सकती। मैं जख्मों पर नमक नहीं डालना चाहती। सचमुच वो इंसान एक अकेला और तन्हा द्वीप है। क्या तुम जॉर्जिया से आकर हमारे एग्रीमेंट के बारे में सोचोगी? हाँ। क्या तुम मुझे मिस करोगी? मैंने इस सवाल पर उसे हैरानी से देखा। हाँ, मैंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। वो इतने थोड़े समय मेरे लिए इतना मायने कैसे रख सकता है? सच्ची, ये तो मेरे दिल में ही बस गया है। वो मुस्कुराया और उसकी आंखें दमक उठी। मैं भी तुम्हें मिस करूंगा, जितना तुम जानती उससे कहीं ज्यादा। उसने गहरी सांस ली। मेरा मन उसके शब्दों से पिघल गया। वो सचमुच कोशिश कर रहा है। उसने प्यार से मेरे गाल से हिलाया और आगे आकर उन्हें चूम लिया। दोपहर बाद मैं लॉबी में बैठी सिएटल इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग के मिस्टर जे हाइट का इंतजार कर रही हूँ और घबराहट में उंगलियां चटकाने के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा है। यह आज का दूसरा इंटरव्यू है। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। पहला इंटरव्यू तो ठीक रहा, पर वो कंपनी काफी बड़ी और वहां काम करने का मतलब होगा कि मेरी गिनती कई संपादकीय सहायिकाओं में होगी। उनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली, जबकि यह जगह यानी एसआईपी छोटी और गैर पारंपरिक किस्म की लग रही है। यह स्थानीय लेखकों को प्रोत्साहित करती, इसलिए मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। मेरे आसपास की जगह खाली है, शायद यहाँ का नमूना ही ऐसा बना है। मैं चमड़ों के बने हरे काउच पर बैठी हूँ, वैसा नहीं जैसा क्रिश्चियन के घर में है। अचानक ख्याल आ गया कि वो उस पर क्या क्या करता होगा। नहीं नहीं, मुझे अपने दिमाग को वहां से हटाना होगा। मैंने काउच पर हाथ फेरा और रिसेप्शन पर बैठी एक युवा अफ्रीकी अमेरिकी लड़की पर नजर चली गई। कानों में चांदी के लंबे झुमके और लंबे सीधे बाल। वह देखने में बड़ी सी बेपरवाह सी लगी और मुझे लगा कि मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ। ये सोचकर दिल को तसल्ली मिली। वो जब भी कंप्यूटर से मुंह उठाकर मुझे देखती, मैं भी मुस्कान दे देती। मेरी मॉम के पास जाने की टिकट हो गई। मॉम बहुत खुश हैं। सामान पैक हो गया और केट ने कहा है कि वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ देगी। क्रिश्चियन ने हुक्म दिया है कि मैं फोन और ब्लैकबेरी साथ ले जाऊं।
मैंने उसके हुक्मनामे पर आंखें नचाई, पर मुझे एहसास हो गया कि वो ऐसा ही है। उसे हर चीज पर काबू रखना पसंद है, यहाँ तक कि मुझ पर भी। हाँ, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी तो कितनी प्यारी, दिल को लुभाने वाली और मजाकिया बातें करता है, तो कभी कभी अपनी बेरुखी से हैरानी में डाल देता है। उसने गैराज में खड़ी मेरी कार तक साथ आने का इसरार किया। हे भगवान, मैं तो कुछ दिन के लिए जा रही हूँ और वो ऐसा दिखा रहा मानो हम कई सप्ताह के लिए बिछुड़ने वाले हैं। वो हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करता है। एना स्टील, रिसेप्शन के पास खड़ी लंबे बालों वाली महिला ने मेरा नाम लिया। उसके चेहरे पर भी वही मीठे और बेपरवाह से भाव है। उसे भी दोस्त बनाया जा सकता है। वैसे उम्र 30 के लपेटे में है या 40 के, ये नहीं पता चलता। अक्सर औरतों की उम्र धोखा देती है। यस, मैं झट से खड़ी हो गई। उसने मुझे विनम्र मुस्कान दी और आंखें दिलासा सा देती लगी। मैंने केट की पोशाक और काले पंप जूते पहने हैं, बाल एक टाइट जोड़े में बंधे और एक लट आवारा हो गई है। उसने अपना हाथ आगे किया। हेलो एना, मैं एलिजाबेथ मॉर्गन, SIP में HR प्रमुख हूँ। कैसी हैं आप? मैंने भी हाथ मिलाया। वह तो अपने पद के लिहाज से बड़ी सीधी सादी लगती है। मेरे साथ आइए। हम रिसेप्शन के पीछे बने दोहरे दरवाजे से एक भड़कीले रूप से सुसज्जित ऑफिस में पहुंचे और वहां से छोटे मीटिंग हॉल में गए। दीवारें हल्की हरी हैं, जिन पर किताबों के शीर्षक की तस्वीरें लगी हैं। कॉन्फ्रेंस टेबल पर एक युवा बैठा है, जिसके लाल बाल एक पॉनीटेल में बंधे हैं। उसके दोनों कानों में चांदी की छोटी गोल बालियां देखी जा सकती हैं। उसने हल्के नीले रंग की कमीज के साथ कोई टाई नहीं पहनी। मैं पहुंची तो उसने मुझे अपनी गहरी नीली आंखों से ताका। एना स्टील, मैं जैक हाइड हूँ, यहाँ का प्रमुख संपादक, और तुमसे मिलकर खुशी हुई। हमने हाथ मिलाया। उसके भाव दोस्ताना होने के बावजूद शक के दायरे में आते हैं। क्या आप दूर से आई हैं? नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ घर ले लिया है। ओह, फिर तो ठीक है। प्लीज बैठें। मैं बैठी और एलिजाबेथ भी वहीं बैठ गई। तो आप हमारे लिए काम क्यों करना चाहती हैं? उसने पूछा। उसने बड़े ही प्यार से मेरा नाम लिया और उसी तरह गर्दन एक ओर झुकाई जैसे कोई और भी करता है। ओह, ये क्या? मैंने अपना पूरा ध्यान उस ओर लगाना चाहा। फिर मैंने अपनी तैयार स्पीच सुनानी शुरू कर दी, पर यह भी पता था कि मेरे गाल शर्म से लाल दिख रहे होंगे। मैंने उन्हें देखा और केट की कही बात याद आ गई। हमेशा आंखों का संपर्क बनाकर बात करो। आपकी GPA तो अच्छी है, इसके अलावा आप वहाँ क्या करती थी? मैंने बताना शुरू किया कि मैंने कैंपस की लाइब्रेरी का काम संभाला हुआ है। मैंने ये भी बताया कि मैं अखबार के काम में मदद करती थी, पर लेख नहीं लिखती थी। मैंने 2 साहित्यिक संस्थाओं के अलावा क्लिंटन के बारे में भी बताया और फिर उन पर ताबड़तोड़ जानकारी बरसा दी। हालांकि उन्हें हार्डवेयर की जानकारी से कोई लेना देना नहीं था। वे दोनों हंसे और मैंने खुद को सहज पाया। मुझे बात करने में मजा आने लगा। जैक हाइड ने तीखे और होशियार सवाल पूछे, पर मैं नहीं आ रही। मेरी पसंद की किताबों के बारे में बात चली तो मैंने सारे नाम गिना दिए, पर उससे तो क्लासिक से कोई लेना देना ही नहीं था। शायद उसने 1950 के दशक के बाद लिखा गया साहित्य ही पढ़ा था। साथ बैठी एलिजाबेथ नोट्स लेती रही। वो खास नहीं बोली। जैक बहस कर लेता, आकर्षक है, और बात करने से आपस में एक खिस्ता सी आ गई। आप 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती हैं? क्रिश्चियन ग्रे के साथ। मैंने झट से यह सोच परे झटक दी। कॉपी एडिटिंग या कुछ भी। दरअसल मैं खुद को सीमाओं में बांधना नहीं चाहती। शायद साहित्यिक एजेंट। बहुत खूब है ना, हमने सब पूछ लिया। क्या तुम कुछ पूछना चाहोगी? आप कब से काम पर बुलाना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी। आप कब से आ सकती हैं? अगले सप्ताह से ठीक रहेगा, जैक ने कहा। बस हो गया, आज का इंटरव्यू पूरा हुआ। एना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जैक हाइड ने हाथ मिलाया और हल्का सा दबाव भी दिया, पता नहीं क्यों। मैं कार की ओर चल दी। इंटरव्यू तो अच्छा ही हुआ, पर कुछ कह नहीं सकते। मुझे इंतजार करना होगा। मैं ऑडी में बैठकर चल दी। मेरी फ्लाइट रात 11:15 पर है, इसलिए मेरे पास बहुत समय है। केट किचन में सामान लगा रही थी। कैसा रहा? उसने पूछा। खुली कमीज, फटी जीन्स और सिर पर नीले रंग का कपड़ा। बस केट ही ऐसे सुंदर लग सकती है। केट कह नहीं सकती। ये कपड़े दूसरे इंटरव्यू के हिसाब से सही नहीं थे। वहाँ थोड़ा अनौपचारिक माहौल था।
केट ने भौं नचाई। तू और बोहेमियन लोग? उसने गर्दन एक ओर झुकाई, जो मुझे उसकी याद दिलाता रहा। एना, तू तो उस रूप में भी अच्छी लगेगी। मुझे दूसरी जगह पसंद है, शायद बात बन जाए। जिसने इंटरव्यू लिया था वो लड़का। मैं बोलते बोलते चुप लगा गई। मुझे भूलना नहीं चाहिए कि कैथरीन किसी मेगाफोन से कम नहीं। वो एक रडार की तरह आसपास की हर जानकारी बटोरना जानती है और फिर मुझे हतप्रभ कर देती है। उसने डिनर में क्या बनाया? तुम क्रिश्चियन से पंगे क्यों लेती रहती हो? डिनर के समय होजे की बात क्यों की? तुम जानती हो कि वह जलनखोर है। पता है इससे कोई भला नहीं होगा। देख, अगर वो एलियट का भाई ना होता तो मैं और भी बुरा बोलती। मैं तो इसलिए उसे जला रही थी ताकि वो तेरी ओर खिंच सके। उसने हैरान ही कर दिया। अगर तुझे लगता है कि मुझे दखल नहीं देना चाहिए तो मैं नहीं दूंगी। ओके, वैसे तुझे बता दूं कि उसके साथ में मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत उलझी पड़ी है ना? तू ठीक तो है ना? तुम कहीं जान बचाने के लिए मॉम के पास तो नहीं जा रही? मैं घबरा गई। नहीं केट, तुमने ही कहा था कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए। वो पास आई और हाथ थाम लिए। अरे ये क्या? केट तो कभी ऐसा नहीं करती। आंसू छलकने को हैं। पता नहीं, तू अलग सी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि तू ठीक है। उस पैसे वाले कमीने के साथ तेरी जो भी परेशानी चल रही तू मुझसे बात कर सकती है। मैं कोशिश करूंगी कि उससे पंगा ना लूं। वैसे बंदा बड़ा टेढ़ा है। देख, है ना, कोई बात है तो बता। मैं परखने के बजाय समझने की कोशिश करूंगी। मैंने आंसू पीछे धकेल दिए और उसे गले से लगा लिया। ओह केट, शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। है ना? ये तो कोई भी देख सकता है। वो तुझ पर मरता है, वो तेरे पीछे दीवाना है, तुझ पर से आंखें नहीं हटा पाता। मैं निश्चितता से हंसी। तुझे ऐसा लगता है? क्या उसने बताया नहीं? नहीं, ज्यादा शब्दों में नहीं। क्या तुमने उससे कहा? नहीं तो। मैंने कंधे झटके। एना, किसी को तो पहल करनी ही होगी, वरना ये रिश्ता कहीं नहीं जा सकेगा। क्या उसे बता दूं कि मैं क्या महसूस करती हूँ? कहीं वो मुझसे कतरा ना जाए। तो इतने दावे से कैसे कह सकती है? क्रिश्चियन का ख्याल आते मन में एक छोटा सा बच्चा आ गया है। शायद वह बचपन में बहुत भयभीत रहा होगा, इसलिए अब दुनिया को डरा कर रखता है। इस सोच से ही कलेजा हिल गया। कैट ने भीचे होठों और सिकोड़ी हुई आंखों से मुझे देखा। बस गोल चश्मा और लगा ले तो मेरे भीतर रहने वाली सयानी लड़की जैसे दिखेगी। तुम दोनों को बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। हम ज्यादा बात नहीं करते, मैंने शर्माते हुए कहा। बेशक बिना कहे भी बातें होती हैं। वो हंस दी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मानो कि तुमने आधी जंग जीत ली है ना? मैं कुछ चाइनीज पैक करा कर लाती हूँ। जाने के लिए तैयार हो? हाँ, अभी होती हूँ, ज्यादा समय नहीं है। वो जैकेट उठाकर हवा हो गई और दरवाजा बंद करना भूल गई। मैंने दरवाजा बंद किया और उसके शब्दों पर गौर करते अपने कमरे की ओर चली गई। क्या क्रिश्चियन मेरे लिए अपने लिए भावनाएं प्रकट करने से डरता है? क्या उसके मन में मेरे लिए कोई भावनाएं हैं? बेशक वह मुझ पर मालिकाना हक जताता है, पर ये तो उसकी आदत है। वो ही हर चीज पर अपना स्वामित्व चाहता है। मुझे लगा कि थोड़ा दूर होकर उसकी बातों पर गौर करना चाहिए। मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। तुम जितना जानती हो उससे कहीं ज्यादा। तुमने मुझे सम्मोहित कर दिया है। मैंने अपनी गर्दन झटकी। मैं भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं ब्लैकबेरी चार्ज कर रही हूँ, इसलिए अभी उसे नहीं ले सकती। ध्यान से देखा, कोई मैसेज नहीं था। मैंने लैपी ऑन किया तो वहां भी कुछ नहीं था, बस उसका ईमेल आईडी दिखा। मेरे भीतर बैठी सयानी लड़की ने मुझे देखते ही आंखें नीचे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी इस आदत पर क्रिश्चियन मुझे फटकारना क्यों पसंद करता है। अच्छा, मैं उसे एक मेल लिख दूंगी। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट इंटरव्यू, डेट मई 30, 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर सर, मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छे रहे। आपका दिन कैसा रहा एना? मैं बैठकर स्क्रीन को घूरने लगी। क्रिश्चियन तो अक्सर फूटे जवाब देता। मैं इंतजार करती रही और फिर कहीं जाकर इनबॉक्स से पिंग का स्वर सुनाई दिया। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट मेरा दिन, डेट 29 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, तुम जो भी करती हो
मैं उसमें दिलचस्पी रखता हूँ। मैं आज तक तुमसे अधिक आकर्षक युवती से नहीं मिला। मेरी सुबह सभी उम्मीदों से परे थी, मेरी दोपहर उसके मुकाबले फीकी रही। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंकॉर्पोरेशन, फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट अच्छी सुबह, डेट मई 29/11, टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर सर, सुबह तो मेरे लिए भी बेमिसाल थी, पर यह समझ नहीं आया कि मेरे साथ डेस्क पर जुनून से भरे पल बिताने के बाद अचानक तुम्हारे मूड को क्या हो गया। तुम अजीब झक्की सी बर्ताव कर रहे थे। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं चला होगा। नाश्ते के लिए मिसेस जोन्स या तुम्हें थैंक्स। मैं उसके बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगी, बशर्ते तुम मुझ पर अपनी खीज नहीं उतारोगे, है ना? फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट प्रकाशन और तुम, डेट 30 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टेट। झक्की, तुम प्रकाशन गृह में काम करने जा रहे, कम से कम अच्छे शब्दों का चुनाव करना तो सीखो। और मिसेस जोन्स के बारे में क्या कहना चाहती हो? मैं भी सुनना चाहता हूँ। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट तुम और मिसेस जोन्स, डेट 30 मई 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर सर, भाषा अक्सर इसी तरह रंग बदलती रहती है। यह कहीं हाथी दांत से बने महल दो महलों में कला का नमूना बनी नहीं टंगी रहती, और हेलीपैड वाली छत से सारे सियाटल को नहीं निहारती रहती। वैसे आपको मेरे शब्दों के चुनाव पर ऐतराज क्यों है? दरअसल आप जिस दुनिया में से हैं उसके बारे में मेरा अनुभव भी सीमित है। यही वजह है कि आपको मेरे शब्द अजीब लगते हैं। क्या मिसेस जोन्स आपके पुराने सेक्स गुलामों में से है? एना, फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट भाषा जबान संभाल कर, डेट 30 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। मिसेस जोन्स मेरी एक वफादार कर्मचारी हैं। मैंने आज तक उनसे केवल व्यावसायिक संबंध रखे हैं। मैं अपने साथ शारीरिक संबंध रखने वाली किसी भी लड़की को अपने काम पर नहीं रखता। बेशक तुम इसका अपवाद हो, क्योंकि मैंने देखा है तुम कितनी खूबसूरती से सौदेबाजी कर लेती हो। हालांकि अगर तुमने अपनी जबान पर काबू न रखा तो मुझे इस बारे में फिर से सोचना होगा। मुझे खुशी है कि तुम्हारा अनुभव सीमित है। यह मुझ तक ही सीमित रहे तो बेहतर होगा। वैसे तुम्हारे साथ होता हूं तो ये समझ नहीं आता कि तुम मेरी किस बात की तारीफ कर रही हो या ताना कस रही हो। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट एक साथ काम कभी नहीं, डेट 30 मई 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, शायद मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहती। इस बारे में मेरी सोच ना तो बदली है और ना ही बदलेगी। मैं चलती हूँ, केट खाना लेकर आ गई। गुड नाइट, मैं जॉर्जिया जाकर तुमसे बात करूंगी, एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट शुभकामनाएं, डेट 30 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। गुड नाइट एना, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी उड़ान सुरक्षित रहेगी। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। केट और मैं सीटेक के एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसने आगे झुककर मुझे गले से लगाया। बारबाडोस के मजे लेना केट, तुम्हारी छुट्टियां अच्छी बीते। मैं आकर बात करूंगी। उस हराम अमीरजादे को अपने ऊपर हावी मत होने देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम फिर से गले लगे और मैं अपने रास्ते पर चल दी। मैं आगे जाकर चेक इन की पंक्ति में खड़ी हो गया। हालांकि मेरे पास ज्यादा सामान था भी नहीं। मैं बस एक बड़ा सा बैग लाई थी जो रे ने पिछली बार मेरे जन्मदिन पर दिया था। टिकट प्लीज। डेस्क के पीछे बैठे नौजवान ने जिस अंदाज में टिकट मांगा, मैंने उसी तरह उसे पकड़ा दिया। पहचान पत्र के तौर पर अपना लाइसेंस दे दिया। मैं उम्मीद कर रही थी अगर खिड़की वाली सीट मिल जाए तो बेहतर होता। ओके मिसेस स्टील, आपको फर्स्ट क्लास के लिए अपग्रेड कर दिया गया है। क्या? मैम, क्या आप फर्स्ट क्लास के लाउंज में बैठकर फ्लाइट के इंतजार करना चाहेंगी? ऐसा लग रहा था कि वह नींद से जग गया है और मुझे देखकर ऐसे दमका जान मानो मैं सांता क्लॉज और ईस्टर बन्नी का मिला जुला हुआ रूप हो गई हूँ। शायद कोई मिस्टेक हुई है। नहीं नहीं, उसने फिर से कंप्यूटर स्क्रीन देखा। एनेस्टेशिया स्टील अपग्रेड। ओह, मैंने आंखें सिकोड़ी। उसने बोर्डिंग पास दिया और मैं वेटिंग रूम की ओर चल दी। क्रिश्चियन ग्रे, गो टू हेल। सबको काबू में रखने वाला संगी कहीं का। वह किसी को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ सकता। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 21 समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द ही अध्याय 22 के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।
धन्यवाद।